हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है एलएचबी कोच पार्ट्स नेम एंड उसका जो बोगी है फिएट बोगी, उसका भी पार्ट्स नेम आपको बताया जाएगा। उसके डायमेंशंस, उसके क्लियरेंस जो भी होते हैं, वो किस मटेरियल से बना होता है, कहाँ उसका इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, जितने भी एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट बनते हैं एलएचबी से संबंधित, वो सारे आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब यदि करते हैं तो आपको जो भी वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स, लेंथ, थिकनेस, टॉर्क वैल्यू, यूज़ फॉर ईटीसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एडब्ल्यूएम या एएमई की या एडीएमई की तैयारी करते हैं तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जेई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और जो कैरेज वर्कशॉप में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा यूज़फुल है ये। पहले हम थोड़ा सा डायमेंशन जो इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो कुछ एकत्र कर लिया गया है, पहले हम लोग उसको देखेंगे। एलएचबी जो कोच होते हैं उसमें जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होता है, लेंथ ओवर बॉडी होता है, बहुत सारे उसके थिकनेस होते हैं। तो लेंथ ऑफ कोच बॉडी 23,540 इसका जो कोच बॉडी होता है उसका, सिर्फ बॉडी का यदि कपलर को छोड़ दिया जाए तो 23,540 इसका होता है। उसके बाद इसके जो कपलर के साथ यदि इसकी लंबाई को देखेंगे तो वो 24,000 होगा। बिल्कुल हम लोग ओरिजिन से यानी जीरो से शुरू करेंगे, और जितने भी पार्ट्स है उसको देखेंगे, उसके पिक्चर भी देखेंगे, कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी देखेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेल स्तर से इसकी हाइट, किसी भी हाइट को यदि मापा जाएगा एलएचबी के कोच को, तो रेल लेवल से ही मापा जाता है। तो रेल लेवल से जो उसकी हाइट होती है वो 4,039 की होती है। उसके बाद इसका जो विड्थ होता है वो 3,240 यानी 3,240 इसकी चौड़ाई होती है। व्हील बेस इसका 2560 में होता है। आईसीएफ का अलग होता है, एलएचबी का इसमें सिर्फ एलएचबी के बारे में ही आपको बताया जाएगा। व्हील गेज 1600 +- 1 होता है। कहीं कहीं आपको 1600 +2 - 1 भी दिखेगा, तो वो आईसीएफ में होता है और वैगन में होता है। ठीक है, एलएचबी का 600 +- 1 ही होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये लाइन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पिवोट के जो बीच की दूरी होती है वो 14,900 की होती है। जो रेल स्तर से जो इसकी जो न्यूनतम कोई भी पार्ट्स है उसकी न्यूनतम ऊंचाई 102 होती है। उसके बाद इसका जो सीबीसी से हाइट होता है वो 1105 होता है। ठीक है, और मिनिमम जो होता है वो 1090 होता है वर्कशॉप में जब रिपेयर होगा। ठीक है, या खाली जो एम्प्टी कंडीशन में इसकी जो ऊंचाई होगी, वर्कशॉप में जब रिपेयर होगा तो रिपेयर के बाद जब निकलेगा तो उस समय इसकी हाइट 1090 होती है। लेकिन मिनिमम लोडेड कंडीशन में 1030 यानी 1030 की होती है। मैक्सिमम डिफरेंस इन हाइट ऑफ मैटिंग सीबीसी को आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम होता है वो 1105 होता है, और मिनिमम कितना होता है 1030 होता है। तो दोनों का डिफरेंस यदि पूछा जाए तो 75 का होता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कई डिवीज़न के, कई वर्कशॉप के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। उसके बाद मैक्सिमम डाया व्हील है वो 915 का है। मिनिमम डाया व्हील है वो 855 का है। कहीं कहीं 845 भी आपको दिखेगा। यदि ऑप्शन में 855 नहीं है तो आप 845 ले सकते हैं। बैक डिस्क का जो डाया होता है 640 होता है, और उसका जो थिकनेस होता है वो 110 का होता है। उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल वियर लिमिट इन ब्रेक डिस्क, जो ब्रेक डिस्क होता है उसमें जो घिसाव की सीमा है वो एक तरफ का 7 है, दोनों तरफ का 14 यानी 14 का घिसाव होता है। यदि वन साइड पूछेगा तो 7 यदि साइड नहीं पूछा है तो 14 का इसमें वियर लिमिट होता है, यानी घिसाव की सीमा है। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड जो इसका है 160 किलोमीटर है। ठीक है, इसको 200 किलोमीटर पर टेस्ट भी किया गया है। ठीक है, तो 200 किलोमीटर तक इसका जो रफ्तार है, स्पीड है, वो बढ़ाई जा सकती है। राइडिंग इंडेक्स जो होता है 2.5 होता है 160 किलोमीटर के जो स्पीड है तो उस स्पीड पर इसका जो राइडिंग इंडेक्स मतलब कंफर्टेबल लेवल ऑफ नॉइस, यानी कि जो साउंड है वो बिल्कुल कम आते हैं और कंफर्टेबल होता है। जर्क बहुत कम करता है, ऊपर नीचे जो है वो बहुत कम करता है, उसी को राइडिंग इंडेक्स कहा जाता है। यानी कि कंफर्टेबल जो होता है वो 2.5 होता है। उसके बाद सीबीसी का जो गैदरिंग रेंज होता है, मतलब दाएं बाएं कितना जा सकता है, वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि आपको देखा जाए तो 110 + - होता है।
ठीक है। यहाँ से 55 और यहाँ से 55, 110 mm का होता है। उसके बाद जो वर्टिकल रेंज होता है, ऊपर से नीचे का वर्टिकल जो रेंज होता है वो ±90 mm का होता है। जो बम स्टॉप जो होते हैं उसका जो क्लीयरेंस होता है, ठीक है, वो +25 ±5 होता है, यानी 25 ±5। लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप जो होता है क्लीयरेंस वो 8 +5 -2 mm होता है। सेकेंडरी वर्टिकल जो बम्प स्टॉप होता है उसका क्लीयरेंस 95 +5 -0 mm होता है। उसके बाद जो एयर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में होता है वो 3 kg का मैक्सिमम होता है। ICF में और ये वैगन में 3.8 होता है, ठीक है। LHV में 3 kg ही होता है। थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड जो इसका होता है 35 mm का होता है, ठीक है, और 7 mm तक ये आ जाएगा तो इसको कंडेमनिंग माना जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा ये। आगे देखते हैं। मैक्सिमम अलाउड बियरिंग टेम्परेचर जो है 80 डिग्री इसका मैक्सिमम अलाउड है। उसके बाद है टोटल ब्रेक सिलेंडर इन ए कोच, 8 नंबर होता है, 10 इंच का होता है, 255 mm का, टोटल 8 होता है। हर चक्के पर एक ब्रेक सिलेंडर लगाया जाता है और हर चक्के पर एक ब्रेक डिस्क भी लगाया जाता है, तो दोनों 8-8 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बियरिंग है वो टिमकेन एस्केप का CTR भी लगाया जाता है। ये LHV कोच है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको जानना है, ठीक है। इसको हम लोग बड़ा करते हैं। ये जो है बॉलिस्टर है, ये बॉलिस्टर, ठीक है, और बॉलिस्टर बीम इसको कहा जाता है, बॉलिस्टर बीम, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है बॉलिस्टर बीम। उसके बाद वाई शेप्ड, ये जो बोगी फ्रेम है, इस बोगी फ्रेम का जो शेप है वो वाई शेप बोगी फ्रेम कहा जाता है। और ये जो है इसका सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है, ये और डैम्पर है, वाई डैम्पर, ठीक है। ये रबर विलो है, 60 लीटर का कैपेसिटी होता है, 6 kg/cm² का जो प्रेशर है इसमें होता है, ठीक है। अभी एयर स्प्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है ये डाटा आपको दिखाए जाएंगे और उसके पिक्चर भी दिखाए जाएंगे। ये एयर स्प्रिंग एक चैप्टर ही है एयर स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए बोगी को हम इस तरह करके यदि देखेंगे तो ब्रेक डिस्क यही है, ब्रेक डिस्क ये लेटरल डैम्पर है, अंदर आपको दिख रहा होगा ये वाला लाइन देखिएगा, अंदर लेटरल बम्पर, इसको कर्व रोल कहा जाता है, कर्व रोल, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी रहेगा, कर्व रोल कहा जाता है। सेकेंडरी स्प्रिंग, अभी एयर सस्पेंशन आ गया है, इससे पहले सेकेंडरी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता था, जो कि वो भी एक चैप्टर है और वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इस PDF में उसका भी पूरा जिक्र किया गया है, ठीक है। ये बॉलिस्टर बीम है, ये प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है, 4 होते हैं टोटल, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा और एक यहाँ भी होगा, ठीक है, यहाँ भी होगा। प्राइमरी स्प्रिंग है सभी बोगी में, नेस्टेड, यानी कि एक स्प्रिंग में एक इनर आउटर होगा, सबका कलर कोडिंग भी होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये इसका ये है सेकेंडरी स्प्रिंग है, ठीक है। तो इस तरह के सारे पार्ट्स हैं जो आपको दिखाए गए हैं, आपको पार्ट्स को देखना है, इसको बड़ा करके, पिक्चर को बड़ा करके पार्ट्स को देखना है, फिर उसके बारे में आपको डिटेल्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका। ये रबर पैड है, ये जो प्राइमरी स्प्रिंग है इसके पार्ट्स हैं। पहला जो ऊपर होता है ये रबर पैड आपको है, ये रबर पैड है। ये स्प्रिंग गाइड है, स्प्रिंग गाइड, ठीक है, इस तरह से बना हुआ रहता है ऐसे, और इसमें स्प्रिंग लगता है, ठीक है, तो स्प्रिंग को ये गाइड करता है, ये स्प्रिंग गाइड है। उसके बाद बम्प स्टॉप ये वाला है, बम्प स्टॉप, ये है बम्प स्टॉप, ये बम्प स्टॉप है, ठीक है। उसके बाद लोअर स्प्रिंग गाइड भी होता है, लोअर स्प्रिंग गाइड ये भी उसी तरह का अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ होता है। ये इनर स्प्रिंग है अंदर वाला, ये आउटर स्प्रिंग है, ठीक है। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स के बारे में आपको दिखाया जाएगा। ब्रेक सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये ब्रेक सिलेंडर है, ये ब्रेक कैलिपर है, ये पूरा सिस्टम ब्रेक कैलिपर है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डिस्क देख सकते हैं, इसका जो डाया होता है 640 mm और थिकनेस 110 mm होता है, वो भी आपको दिखाया गया है। उसके बाद ब्रेक कैलिपर, ये तो आपने देख ही लिया पहले भी, पूरा ब्रेक कैलिपर होता है। ये ब्रेक पैड है इसके, जो कि बिल्कुल टच में रहते हैं ब्रेक डिस्क के, तभी तो ब्रेक लगता है। ब्रेक सिलेंडर यहाँ से भी दिख रहा है, ये ब्रेक सिलेंडर है, हर चक्के पर एक ब्रेक सिलेंडर होता है। एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है।
और जो वंदे भारत है उसमें व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क का इस्तेमाल किया गया है, और आईसीएफ में तो बीएमबीसी है यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, ये ब्रेक कैलिपर है, इसका जो टॉर्क वैल्यू है टाइट करने का 170 Nm है यानी न्यूटन मीटर। ये ब्रेक पैड है 35 mm में न्यू होगा, और कंडेमनिंग इसका 7 mm होगा। डैम्पर्स जो हैं उसके सारे स्पेसिफिकेशन दिखाए गए हैं। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर टोटल 4 की संख्या में होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो है टोटल 2 नंबर यानी 2 की संख्या में होते हैं। जो सेकेंडरी लैटरल डैम्पर होता है वो एक ही होता है। ठीक है, और वाई डैम्पर टोटल 2 होता है, दोनों साइड वर्टिकल डैम्पर के ठीक बगल में। तो ये सब आपको डाटा याद रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। उसके बाद इसमें देखिए प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर में कंप्रेस्ड लेंथ जो है 294 + 3 mm होता है। स्ट्रोक इसका 140 mm होता है। एक्सटेंडेड लेंथ 434 + 3 mm होता है, और फोर्स जो है इसमें 4250 + 640 N होता है। नट साइज इसका है M16 है, और टॉर्क वैल्यू है 100 Nm। ठीक है, चलिए कंप्रेस्ड लेंथ जो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है उसके कंप्रेस्ड लेंथ 395 + 3 mm, स्ट्रोक इसका 240 mm, और एक्सटेंडेड लेंथ 635 + 3 mm। फोर्स जो होता है इसमें 3500 + 520 N न्यूटन। नट साइज इसका M12 × 100 अपर का, और लोअर का होता है M12 × 70। टॉर्क वैल्यू इसका 70 Nm है। सेकेंडरी लैटरल डैम्पर एक की संख्या में दिया जाता है, एक ही होता है। कंप्रेस्ड लेंथ इसका 360 mm होता है। स्ट्रोक 185 ± 3 mm। एक्सटेंडेड लेंथ 545 + 3 mm, और फोर्स जो होता है 8000 + 1200 N का फोर्स होता है। नट साइज इसका M12 × 55 है, और टॉर्क वैल्यू 170 Nm है। ठीक है, उसके बाद वाई डैम्पर के बारे में कंप्रेस्ड लेंथ 703 + 3 mm। स्ट्रोक इसका 380, कहीं कहीं ±3 भी आपको दिखेगा, तो उसको लिए ज़्यादा ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझिए कि वो ±3 भी लिखा हुआ ऑप्शन में मिल सकता है। स्ट्रोक 380 mm। एक्सटेंडेड लेंथ जो होता है 1083 + 3 mm। नट साइज इसका जो है M16 × 120, मतलब इसको जो टाइट करने के लिए नट का जो इस्तेमाल किया जाता है वही नट साइज हुआ, और टॉर्क 170 Nm से इसको टॉर्क से टाइट किया जाता है। ब्रेक डिस्क भी आप देख लीजिए, ये ब्रेक डिस्क है। इसमें जो रिब लगा हुआ रहता है, ये देख सकते हैं, ये रिब लगा हुआ है, ये फ्रिक्शन एरिया है, यहीं पर ब्रेक ब्लॉक इसको टच करता है, ये वाला। ठीक है, ये हब कहलाता है, ये जो है ये भाग हब कहलाता है। और ये लॉक नट आप देख सकते हो, उसमें लॉक नट भी लगा हुआ है, ये लॉक नट है। ये जो रिब दिया जाता है वो फॉर पुलिंग पर्पस के लिए दिया जाता है ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ब्रेक जब अप्लाई होगा तो ब्रेक डिस्क, इसमें जो ब्रेक रबर पैड है, नहीं, ये ब्रेक पैड जो है ये रबर का नहीं होता है, तो इसमें टच होगा, और टच होने से ये गर्म हो जाए, हीट हो जाएगा, तो उसको कूलिंग देता है। ठीक है, और इसको इसलिए भी लगाया जाता है कि इसका जो वेट है इसको कम करता है ये रिब। ठीक है, उसके बाद देखिए बढ़िया से देख लीजिए इसको, लॉक नट ये है। स्प्रिंग वाशर भी इसमें लगाया जाता है, आपको स्प्रिंग वाशर भी दिख रहा होगा, स्प्रिंग वाशर ये वाला। उसके बाद ये बोल्ट है, ये बोल्ट है। ठीक है, और ये सेगमेंट इसको कहा जाता है, सेगमेंट। ठीक है, ये वाला इसको सेगमेंट कहा जाता है, और हब ये हब होता है। ठीक है, अंदर का जो डाया होता है उसको भी सीट डाया कहा जाता है, बाहर से उसको मेजरमेंट करेंगे तो कहलाएगा हब। ठीक है, ब्रेक ये जो डिस्क है उसको समझिए कि हमने काट दिया। उसके बाद अंदर का हम देखते हैं। अंदर जो है ये बोल्ट है, उसके बाद ये स्लाइडिंग ब्लॉक है, इसका स्लाइडिंग ब्लॉक जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये वाला स्लाइडिंग ब्लॉक। ये हब तो आप जानते ही हैं, और स्प्रिंग वाशर ये लगा हुआ है, वो आपको अच्छा से दिखेगा। लॉक नट ये वाला है, और ये सेगमेंट है। ठीक है, इससे पहले भी हमने दिखाया था, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा दिख रहा है। फंक्शन ऑफ ब्रेक डिस्क का काम क्या है? व्हेन द ब्रेक सिलेंडर इज एक्टिवेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर, द पिस्टन ऑफ ब्रेक सिलेंडर कम्स आउट 8 to 10 इंचेस। जो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन है 8 से 10 इंच, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो LHP जो कोच होते हैं उसका जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो 8 से 10
इंचेस का इसका पिस्टन स्ट्रोक है। विच काउज द कैलिपर टू क्लोज द ब्रेक पैड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेक डिस्क एंड द ब्रेकिंग इफेक्ट बीइंग, कहीं कहीं 21 mm भी आपको जो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, यही सही है 8 to 10 इंचेस। ब्रेक डिस्क का जो काम है वो क्या है? ब्रेक सिलेंडर को जो ये आपको हमने वही जो अंग्रेजी में बोला उसी को आप देख रहे हैं। ब्रेक डिस्क का ब्रेक सिलेंडर में जो कंप्रेस्ड एयर रहता है वो एक्टिवेट होने पर पिस्टन क्या करता है, बाहर आता है और कैलिपर बंद हो जाता है। जैसे ही कैलिपर बंद होगा तो ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क से टच में आ जाता है, बिल्कुल टच हो जाता है और फ्रिक्शन के साथ ब्रेक लग जाता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा घिसता है, ब्रेक लग जाता है और जब हीट होता है तो कूलिंग जो रिब लगा हुआ है वो उसमें कूल प्रदान करता है, कूल उसको देता है कूलिंग, और जिसके वजह से किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो पाता है। डायमीटर जो है ब्रेक डिस्क का 640 में होता है, आउटर फ्रिक्शन रिंग का, ठीक है, 640। अगर ज़्यादा डीपली जाएंगे तो +0 -1, ठीक है। इनर फ्रिक्शन रिंग का जो डायमीटर होता है वो 350 mm का होता है, और थिकनेस तो 110 mm जानते हैं, ज़्यादा डीपली करेंगे तो 110 +0 -0.3 है। ब्रेक रेडियस इसका 320 mm है जो ब्रेक रेडियस होता है, और मेटल इसका जो इस्तेमाल किया गया है वो ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया गया है ब्रेक डिस्क को बनाने में। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इसका फ्रिक्शन रिंग होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का होता है और कास्ट स्टील का इसका हब होता है, ठीक है। वियर इसमें 7 mm वन साइड और दोनों साइड 14 mm का इसमें वियर परमिसिबल है, ठीक है। मैक्सिमम यही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो कंडेमनिंग हो जाएगा। और पहले भी हमने आपको कुछ शुरू में जो वीडियो स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था ये बात, ठीक है। वेट इसका 126 kg लगभग होता है, और इसका विड्थ जो है हब का 150 mm का होता है, ठीक है, मोटा होता है विड्थ। ये जो हब है, ये जो हब है ना, इसका जो थिकनेस है यही है विड्थ हब, ठीक है, ये वाला। तो ये 150 mm का होता है, और इनर जो बोर होता है वो 199 mm का होता है, ठीक है। उसके बाद जो परमिसिबल मैक्सिमम 2 कूलिंग फिंस, जो कूलिंग फिंस है उसमें कुछ भी इसमें डिफेक्ट, जो व्हील पूरा ब्रेक डिस्क है उसमें डिफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। ये विड्थ और हब वो नहीं है, ये विड्थ जो हब का आपका दिया गया है 150 mm है, ठीक है, यानी 15 सेंटीमीटर ये है पूरा, ठीक है। ये आगे देखते हैं मैक्सिमम इसमें क्या हो सकता है। इसका जो कूलिंग फिंस है जिसको कि रिब कहा जाता है वो टूट सकता है, तो उसमें ये डिफेक्ट आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि लिमिट बनाया गया है कि परमिसिबल मैक्सिमम 2 कूलिंग फिंस ब्रेकेज। तो अगर 2 कूलिंग फिंस अगर ब्रेकेज है, ठीक है, या क्रैक है तो अलाउ है, बट नॉट कंटिन्यू, दोनों कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए। उसके बाद सरफेस क्रैक में नॉट बी मोर देन 0.5 mm विड्थ, जो सरफेस क्रैक होगा वो 0.5 mm चौड़ाई जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। परमिसिबल अप टू लेंथ 50 mm व्हेन द इनर और आउटर एज इज रीचेड। क्रैक जो है 50 mm तक की अनुमति है, ठीक है। ये जो बोल रहा था ये 0.5 mm उसका विड्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन लंबा ऐसे लाइन इस तरह से क्रैक होगा पतला, ठीक है, तो 50 mm तक यदि क्रैक हो गया है तो वो ये परमिसिबल है, ठीक है। आगे देखते हैं व्हेन द इनर और आउटर एज इज रीचेड, जब आंतरिक या बाहरी तक क्रैक पहुंच जाता है। पेनिट्रेशन क्रैक वन साइड, जैसे पेनिट्रेशन उसमें मतलब क्रैक हो जाएगा, एक साइड ही होना चाहिए। पेनिट्रेशन क्रैक बोथ साइड, ठीक है, ये सब डिफेक्ट बता रहा है कि पेनिट्रेशन क्रैक इसमें जो हो सकता है वो दोनों साइड भी हो सकता है। इंसिपिएंट क्रैक्स, जो स्टार्टिंग में शुरू में जो जहाँ से शुरू होगा वहाँ पर क्रैक हो सकता है, सरफेस क्रैक हो सकता है, स्कोरिंग हो सकता है, हॉलो यानी खोखला घिसाव भी हो सकता है, स्प्लिंटरिंग भी हो सकता है, हॉट स्पॉट भी हो सकता है, ठीक है। ये सब डिफेक्ट हैं, लेकिन कौन कौन परमिसिबल था कौन कौन नहीं था ये भी आपको बताया गया है, और एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ये रहा बोगी फ्रेम। हम लोग बोगी फ्रेम देखेंगे। बोगी फ्रेम में ये जो है, ये दोनों फ्रेम आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोगी फ्रेम कहा जाता है। ये इसका क्रॉस बीम है, ठीक है, क्रॉस बीम जिसका लेंथ होता है 2506 mm और जिसका डाया होता है 168 mm का इसका डाया होता है क्रॉस बीम का। उसके बाद देखिए जो बोगी के बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। बोगी फ्रेम ये स्टील शीट से बना हुआ होता है बोगी फ्रेम, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3030 mm की होती है। इसका जो लेंथ होता है वो 3534 mm की होती है। इसका वेट लगभग 6300 kg यानी 6.3 ये 6300 kg 6300 kg इसका होता है, ठीक है। टन में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, केजी में ही, ठीक है। अब टन तो कोई भी बदल ले सकते हैं। व्हील ट्रेड देखिए, व्हील के बारे में जानते हैं हम लोग। व्हील में जो बताया जाएगा वो सब पर लागू होगा, आईसीएफ पर भी होगा, वैगन पर भी होगा। जैसे व्हील का स्पेसिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, तो व्हील का जो ये भाग होता है, ऊपर वाला ये भाग, इसको हम लोग ट्रेड कहते हैं, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड, व्हील ट्रेड। ये जो किनारा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको व्हील फ्लेंज कहा जाता है, ठीक है। ये जो है व्हील का हब हो गया, हब, ये हब हो गया, और ये जो है व्हील पूरा हो गया, व्हील सेट, पूरा व्हील सेट हो गया। ये रेल है जिस पर व्हील टिका हुआ है। ये ट्रेड है, इसमें भी देखिए फ्लेंज है, और ये रिम है, ठीक है, ये रिम है, ये वेब है। हब और जो रिम है उसके बीच का जो भाग है उसको वेब कहा जाता है, और ये हब आप देख ही रहे हैं, रेल ट्रेड ये हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और हम लोग उसको काट दिए, समझिए व्हील को, और तब हम लोग देखेंगे क्या होता है। इसको चैम्फर कहा जाता है, ठीक है। इसको कंडेमनिंग ग्रुप कहा जाता है, आपने देखा होगा ये ग्रुप कटा हुआ रहता है, ठीक है, तो ग्रुप कहा जाता है। रिम फेस, ठीक है, रिम फेस ये हो गया आगे का। रिम का इड्ज मतलब किनारा, ये हो गया रिम का किनारा, और बॉस जो हो गया उसका ये हो गया, ठीक है। ट्रेड लाइन इसका ये वाला हो गया। ऐसे ऐसे लाइन भी आपको जब व्हील का जो ये होगा प्रोफाइल होता है तो उसमें ये लाइन बन जाता है, ये व्हील ट्रेड लाइन हो गया, ट्रेड हो गया, ये पूरा व्हील ट्रेड हो गया। ये फ्लेंज तो आप जानते ही हैं ये वाला, ठीक है, ये वेब है, और ये हब है ये वाला, और रिम का एड्ज है ये, और रिम का बैक है ये, ठीक है। न्यू व्हील डायमीटर 915 mm, कंडेमनिंग 855 mm होता है। फ्लेंज थिकनेस 29.4 mm होता है। फ्लेंज हाइट 28.5 mm होता है, ठीक है, और फ्लेंज का टॉप रेडियस 14.5 mm होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कंडेमनिंग भी लिमिट है, जो फ्लेंज का जो थिकनेस है वो ये जो बोगी है, ये हाई स्पीड, ये आईसीएफ पर भी ये रूल लागू होते हैं कि यदि हाई स्पीड कोच है यानी एसी कोचेज है तो इसका जो फ्लेंज थिकनेस है 16 mm से कम नहीं होना चाहिए, 22 mm से कम नहीं होना चाहिए। और नॉन एसी कोचेज जो है यानी कि नॉन एसी, उसमें 16 mm से कम इसका व्हील का डाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्लेंज हाइट 28.5 mm है। ये फ्लेंज हाइट जो होता है वो ट्रेड यदि घिसेगा तो उसका फ्लेंज हाइट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 35 mm तक, 28.5 mm से यदि 35 mm तक बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया, तो वो कंडेमनिंग हो गया, ठीक है। जो फ्लेंज टॉप रेडियस है वो 14.5 mm होता है। फ्लेंज का जो टॉप का रेडियस होता है वो घटते घटते 5 mm तक अगर हो गया तो कंडेमनिंग हो गया। रूट रेडियस, ठीक है, 14 mm नया होता है, 13 mm तक आ गया तो कंडेमनिंग हो गया। सेलिंग 40 mm, ठीक है, उसका अलाउ है। डेप्थ में यदि जाएंगे तो 1.5 mm तक व्हील सेलिंग अलाउड है। फ्लेंज इंक्लिनेशन है टैपर्ड 1/2.5, ठीक है, और ट्रेड इंक्लेशन है 1/20। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि ट्रेड इंक्लेशन पूछ रहा है, ये फ्लेंज का टैपर्ड इंक्लेशन पूछ रहा है, ठीक है। फ्लैट सरफेस 50 mm हर कोचिंग स्टॉक में अलाउड है, वैगन में 60 mm है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसका व्हील में कुछ डिफेक्ट आता है वो भी आपको जानना है। शार्प फ्लेंज यदि होता है 14 mm से लेके, स्टैंडर्ड इसका है, स्टैंडर्ड 14.5 mm है, 5 mm और इससे कम हो गया तो ये कंडेमनिंग हो जाएगा शार्प फ्लेंज। थिन फ्लेंज 29.4 नया होता है फ्लेंज, ठीक है।
16 mm या 22 mm से कम हो गया तो ये कंडेमनिंग हो गया। लेस रूट रेडियस 14 होता है, 13 mm से कम हो गया तो 13 और 13 से कम हो गया तो कंडेमनिंग हो गया। हॉलो टायर 5 mm और एबव से हो गया तो कंडेमनिंग हो गया, ठीक है। डेप्थ फ्लेंज 28.5 यानी फ्लेंज हाइट है और 35 mm से ज़्यादा हो गया तो या उस 35 mm हो गया तो ये कंडेमनिंग हो गया, ठीक है। फ्लैट टायर तो आप 50 mm जानते ही हैं, नया कोई लिमिट थोड़ी होता है, नया तो पूरा चक्का अच्छा ही रहेगा। फ्लैट बनेगा तो निशान बनेगा फ्लैट का, तो वो 50 mm होता है। आगे देखते हैं डिफिनेशन ऑफ व्हील डिफेक्ट। व्हील डिफेक्ट की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको जानना है। When radius given the root of flange is reduced to 13 mm, जो लेस रूट रेडियस है आर कॉल्ड रेडियस एट लेस रेडियस एट द रूट ऑफ फ्लेंज, इसको कहा जाता है। दिस डिफेक्ट डेवलप्स ड्यू टू वन साइड वियर ऑफ द व्हील ट्रेड एट द रूट ऑफ फ्लेंज। एक साइड व्हील ट्रेड पर जब घिसाव होता है तो ये उत्पन्न होता है। दिस डिफेक्ट कैन डेवलप इनटू अदर डिफेक्ट सच एज डीप फ्लेंज। अब ये जो डिफेक्ट है वो अगला और डिफेक्ट पैदा करता है, डीप फ्लेंज के रूप में भी बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद शार्प फ्लेंज, व्हेन द रेडियस गिवन एट द टिप ऑफ फ्लेंज इज वॉर्न आउट टू 5 mm इज कॉल्ड शार्प फ्लेंज। शार्प फ्लेंज में क्या होता है, रेडियस जो दिया गया है, रेडियस एट द टिप ऑफ फ्लेंज इज वॉर्न आउट टू 5 mm, तो उसको शार्प फ्लेंज कहा जाता है। दिस डिफेक्ट डेवलप आइदर ड्यू टू रनिंग ऑन सेम कर्व, एक ही सेम ही कर्व पर गाड़ी अगर रन कर रही है तो फॉर ए लॉन्ग पीरियड शार्प फ्लेंज कैन रॉन्ग रूट्स एट ए फेसिंग पॉइंट प्रोवाइडेड द itself of slightly defective such as a split, a worn out or damaged switch rail etc। मतलब यह है कि जब फ्लेंज का जो टिप है वो जो फ्लेंज का जो एकदम ऊपर का जो भाग है टिप है वो 5 mm तक घिस जाती है तो उसको शार्प फ्लेंज कहा जाता है। लंबे समय तक एक ही मोड़ पर चलने के कारण जो है डेवलप होता है। शार्प फ्लेंज फेसिंग पॉइंट का गलत रूप ले सकता है, ये फेसिंग पॉइंट एक डिफेक्ट उस तरह का हो सकता है। तो इस तरह से इसके ये डिफिनेशन है। डीप फ्लेंज तो आप जानते ही हैं, व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लेंज एज मेजर्ड फ्रॉम द फ्लेंज टिप इनटू पॉइंट द व्हील इज 63.5 mm अवे। जो टिप ऑफ ये होता है फ्लेंज और टिप ऑफ फ्लेंज होता है और उसका व्हील ट्रेड का जो बीच का दूरी होता है 63.5 mm होता है। बैक ऑफ व्हील के से इसको करेंगे तो ठीक है, बिकम ग्रेटर देन 25 mm द कंडीशन इज कॉल्ड डीप फ्लेंज, ठीक है। डीप फ्लेंज कैन काउज डैमेज टू ए परमानेंट वे बाय माउंटिंग ओवर फिश प्लेट, फिश बोल्ट, चेक बोल्ट etc एंड ऑल्सो काउज ड्रिलमेंट स्पेशली एट द चेक ब्लॉक एंड द चेकलिस्ट। मतलब जब फ्लेंज की जो डिप है वो नोक से पहिए के पीछे से 63.5 mm दूर पहिए की ट्रेड पर एक बिंदु तक मापी जाती है, मतलब उसका मेजरमेंट किया जाता है। 35 mm से अधिक हो जाती है तो स्थिति को डीप फ्लेंज कहा जाता है। डीप फ्लेंज फिश प्लेट, फिश बोल्ट, चेक बोल्ट आदि पर चढ़कर स्थायी तरीकों को नुकसान पहुंचाता है। हॉलो टायर देखिए, व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ आउटर एज ऑफ द व्हील ट्रेड बिलो द hollow of the tire exceed 5 mm, then the outer edge of the wheel is called false flange and the worn tread is called hollow tire। जब टायर hollow टायर के hollow भाग के नीचे पहिए के बाहरी किनारे का जो प्रक्षेपण होता है तो 5 mm से अधिक हो जाता है तो पहिए के बाहरी किनारे को फॉल्स फ्लेंज कहते हैं और घिसे हुए को hollow टायर कहा जाता है। थिन फ्लेंज देखिए, व्हेन द फ्लेंज थिकनेस रिड्यूस टू लेस दैन 16 mm, 16 mm से कम हो गया। द कंडीशन इज कॉल्ड थिन फ्लेंज। थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज नॉर्मली रिनोकेट एट ए डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 13 mm फ्रॉम द फ्लेंज टिप। इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ फ्लेंज अंडर द साइड थ्रस्ट ऑफ द व्हील ऑन ए कर्व, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया कि जब फ्लेंज थिकनेस 16 mm से कम हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है थिन फ्लेंज। एक फ्लेंज की मोटाई जो है आमतौर पर फ्लेंज की नोक से 13 mm की दूरी पर मापा जाता है। यह एक वक्र पर पहिए के साइड थ्रस्ट के नीचे फ्लेंज टूटने का कारण भी बन सकती है। देखिए स्प्रिंग के बारे में हम लोग देखें। फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग,
अब आ गया है एयर स्प्रिंग। इससे पहले फ्लेक्सी कोयल स्प्रिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। एलएचबी कोच के फीड बोगी में फ्लेक्सी कोयल स्प्रिंग का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है, जो कि प्राइमरी सस्पेंशन में 4 नेस्टेड होते हैं। नेस्ट मतलब डबल, इनर प्लस आउटर, और सेकेंडरी सस्पेंशन में 2 नेस्टेड होते हैं, ठीक है। 4 प्राइमरी होते हैं ना, ये वाला देखिए, एक इधर है, एक उस साइड भी होगा, एक इधर है, एक उस साइड भी होगा, सेकेंडरी एक इधर है, एक उस साइड भी होगा। तो फ्लेक्सी कोयल स्प्रिंग आर ऑल्सो यूज इन फीड बोगी ऑफ एलएचबी कोचेज विच आर 4 nested inner plus outer in the primary suspension and 2 nested in secondary suspension। ये है सेकेंडरी सस्पेंशन का स्प्रिंग, इसमें एक इनर भी है। ये प्राइमरी सस्पेंशन का स्प्रिंग है जो कि इसमें इनर भी दिया हुआ है। चलिए, फंक्शन ऑफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, इसका काम क्या है? टू मैक्सिमाइज द कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड रेल, व्हील और रेल के जो संपर्क है उसको अधिक करता है। टू प्रोवाइड स्टीयरिंग स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट ऑफ वेट ऑफ द व्हीकल, वो स्थिरता प्रदान करता है, जो गाड़ी का जो वेट है उसको स्थिरता प्रदान करता है। टू इंश्योर पैसेंजर कंफर्ट बाय मिनिमाइज डैम्पिंग, कम से कम डैम्पिंग यानी गाड़ी उछलता कम से कम है और पैसेंजर को कंफर्टेबल देता है, ठीक है। ये स्प्रिंग के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको जानना है। ये तो बोगी फ्रेम हो गया, आप जानते ही हैं। इसको कहा जाता है रबर डिस्क, ठीक है, ये रबर डिस्क है। एक्सटर्नल स्प्रिंग यानी आउटर स्प्रिंग ये वाला हो गया, एक इनर भी होता है। इंटरनल स्प्रिंग अंदर से रेड कलर का आप दिख रहा है, वो इनर स्प्रिंग हो गया। डैम्पर ये आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है, ठीक है। लॉकिंग प्लेट है ये तो इसका हो गया। इसमें देखते हैं सेंटरिंग डिस्क ऊपर और नीचे, पहले भी हमने इस वीडियो के इससे पहले भी आपको बताया है। रबर, ये कंट्रोल आर्म का पार्ट है, लॉकिंग प्लेट, रबर जॉइंट, ठीक है। हम कंट्रोल आर्म भी देखेंगे, सारे पार्ट्स को देखेंगे, कोई भी पार्ट्स नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जिन्होंने इस मटेरियल बहुत लोगों को दिया भी गया है तो मटेरियल फिर से ले लीजिएगा, इसमें बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया है, ठीक है। और पहले वाला जो मटेरियल आपको ये PDF है उसको डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ दिया हुआ है, बहुत सारा मॉडिफिकेशन भी इसमें किया गया है और नया इसमें ऐड भी किया गया है। तो उसको डिलीट कर दीजिए और ये फिर से इसको ले लीजिए। जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं रोल नंबर अपना लिख के भेजिएगा। और जो नए लोग हैं यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चार्जेस रखे गए हैं। चलिए तो स्प्रिंग सस्पेंशन प्रणाली का जो काम है आपको हमने इंग्लिश वाले में बता ही दिया। पेयरिंग फ्लेक्सी कोयल स्प्रिंग, जो फ्लेक्सी कोयल स्प्रिंग को पेयरिंग करेंगे या ICF में या कैसनव बोगी में या लोकोमोटिव में या LHB में, तो उसके सब कुछ ना कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या रूल्स है? द डिफरेंस बिटवीन अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ 2 आउटर स्प्रिंग नोट टू एक्सीड 4 mm। 2 आउटर स्प्रिंग को यदि बना रहे हैं, यदि इसको पेयरिंग कर रहे हैं तो 2 आउटर स्प्रिंग के बीच का जो अंतर होता है वो 4 mm से, उसकी जो लंबाई होती है वो 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इनर स्प्रिंग का जो ये कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, तो 2 इनर स्प्रिंग के बीच का जो ये है लंबाई का जो अंतर है वो 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 mm और जो इंटरनल स्प्रिंग होता है उसका 8 mm यहाँ बताया भी गया है। ये देखिए, ये आउटर स्प्रिंग है और ये इनर स्प्रिंग है। ये भी आउटर स्प्रिंग है, ये इनर स्प्रिंग है। आउटर स्प्रिंग है A और इधर आउटर स्प्रिंग है B, ठीक है। और इधर C इनर स्प्रिंग है, इधर D इनर स्प्रिंग है। तो A - B यानी A आउटर स्प्रिंग और B, ये दोनों का जो कम्बिनेशन करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो 4 mm से दोनों के बीच का वेरिएशन नहीं होना। जैसे व्हील ट्रेड में व्हील का जो डायमीटर में जो वेरिएशन होता है उसी प्रकार का वेरिएशन इसमें भी मेंटेन किया जाता है। उसी तरह C और D का यदि पेयरिंग करेंगे, दोनों को जोड़ा बनाएंगे, तो 8 mm से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है। द आउटर एंड इनर स्प्रिंग विद द ग्रेटर अलाइनमेंट डेविएशन मस्ट बी सिचुएटेड इन द सेम स्प्रिंग असेंबली। मतलब आउटर और इनर स्प्रिंग में जो अलाइनमेंट डेविएशन होगा, ठीक है, वो ग्रेटर अलाइनमेंट डेविएशन होगा, मतलब ज़्यादा वाला। इफ़ A ग्रेटर देन B, उसके बाद C शुड बी ग्रेटर देन D।
ठीक है। ए यदि बी से बड़ा होगा तो सी डी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ए बी सी डी कौन है इस चित्र में हमने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ मार्किंग भी किए जाते हैं, उसमें बैंड लगाया जाता है, रिबन के टाइप का बैंड भी लगाया जाता है। तो इसमें एक एल्युमिनियम बैंड लगाया जाता है, उसका क्या मतलब है? एल्युमिनियम बैंड एल्युमिनियम बैंड लगाया जाता है। ये क्या करता है? इंडिकेट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन। ये अलाइनमेंट डेविएशन के पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है। सिक्योर टाइटली एंड वुड ट्वाइस अराउंड द स्प्रिंग इट। इसको टाइटली सिक्योर करना है और 2 बार राउंड करके इसको इसमें लगाना है एल्युमिनियम बैंड। कॉपर बैंड देखिए, गिव लेंथ द स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड एंड द वैल्यू ऑफ द अलाइनमेंट डेविएशन सिक्योर टाइटली। ये जो टेस्ट लोड के आधार पर जो हम लोग पेयरिंग करते हैं उसी को ये बताता है। सिक्योर टाइटली एंड वुड अराउंड द स्प्रिंग ऑन विच लेंथ ऑफ स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड द वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन इज mm इज पेंटेड। अलाइनमेंट डेविएशन का जो वैल्यू है वो पेंटेड उसमें ये अंकन किया जाता है। इसमें स्टाम्प ऑन फ्लैट पोर्शन, जो फ्लैट पोर्शन होता है ऊपर का, उसमें एक स्टाम्प भी लगाया था। वो क्या करता है? गिव मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, वो महीना बताता है, कब बना है वो बताता है। रनिंग सीरियल नंबर बताता है, ठीक है। तो ये देखिए एल्युमिनियम बैंड संरेखन विचलन की सकारात्मक दिशा को इंगित करता है। कसकर सुरक्षित किया जाना चाहिए और स्प्रिंग के चारों ओर 2 बार लपेटा जाना चाहिए। कॉपर बैंड परीक्षण भार के तहत स्प्रिंग की लंबाई और संरेखन विचलन यानी अलाइनमेंट डेविएशन को का मान देता है। कसकर सुरक्षित किया जाना चाहिए और स्प्रिंग के चारों ओर लपेटा जाना चाहिए, जिस पर परीक्षण भार के तहत स्प्रिंग की लंबाई और संरेखन विचलन का मान मुद्रित होना चाहिए, यानी अलाइनमेंट डेविएशन का जो वैल्यू है उसमें पेंटेड होना चाहिए। फ्लैट भाग पर स्टैंपिंग यानी कि निर्माण, इसमें जो स्टैंपिंग जो होता है निर्माण का महीना, वर्ष और चलने वाला सीरियल नंबर बताता है। ये कई स्प्रिंग हैं जो अन्य प्रकार के, जैसे LHB LWFAC यानी कि LHB वेस्टिबल फर्स्ट क्लास AC में जो इसका जो फ्री हाइट होगा वो ये होगा, ठीक है। वायर डाया इसका ये होगा, ठीक है। इनर का, आउटर का फ्री हाइट ये होगा, वायर डाया ये होगा। ये प्राइमरी का हो गया पूरा। अब देखिए सेकेंडरी स्प्रिंग में फ्री हाइट ये होगा, वायर डाया ये होगा। ये इनर का हो गया। आउटर का देखिए फ्री हाइट ये हो गया, वायर डाया ये हो गया। इस तरह से इसको आप याद भी करना है। और ये देखिए स्टाम्प लगा हुआ है, ये स्टाम्प लगा हुआ है, ठीक है। कॉपर बैंड लगा हुआ है, एल्युमिनियम बैंड लगा हुआ है, एल्युमिनियम प्लास्टिक एडहेसिव बैंड भी लगा हुआ है, फेरस मेटल बैंड ऑलवेज इन अपर पोजीशन ये भी लगा हुआ है। तो इस तरह से होते हैं। अपलेक्सी कॉयल स्प्रिंग के कुछ कलर भी हैं जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में आने की संभावना है। इसका जो ऑल एक याद रखिएगा कि जितने भी AC कोचेज होते हैं उसमें ग्रीन कलर का लगाया जाता है स्प्रिंग। ग्रीन, जैसे ये स्प्रिंग है तो पूरा ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन होगा, इस तरह से ग्रीन का एक लाइन भी दिया जा सकता है, ये साबित करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये ग्रीन कलर का स्प्रिंग है। लेकिन AC3 टायर में अलग इसका रूल है। AC3 टायर में प्राइमरी स्प्रिंग है, ठीक है, तो आउटर इसका ग्रीन होगा और इनर येलो होगा। सेकेंडरी स्प्रिंग यदि है तो आउटर येलो होगा और इनर ग्रीन होगा। AC3 के लिए अलग रूल है। उसके बाद जनरल है, नॉन AC चेयर कार है, नॉन AC3 टायर है, ठीक है। तो उसमें ऑल स्प्रिंग क्या है, ब्लैक कलर का लगाया जाएगा, ब्लैक कलर का। गार्ड वान के लिए अलग रूल है। गार्ड वान में 2 साइड होते हैं, एक लगेज साइड होता है और एक गार्ड साइड होता है। यदि गार्ड साइड का बोगी जो है, 2 बोगी इस्तेमाल होते हैं, एक गार्ड साइड और एक लगेज साइड। गार्ड साइड का अगर बोगी है तो उसमें प्राइमरी में आउटर और इनर, ठीक है, आउटर प्लस इनर येलो कलर का होगा। सेकेंडरी में आउटर प्लस इनर ब्लू कलर का होगा। लगेज साइड में प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, आउटर प्लस इनर सब येलो होगा, ठीक है। ये देखिए इसमें कलर किया हुआ है। आप इस कलर से आप पकड़ सकते हैं कि ये किस प्रकार की बोगी है। इसमें आउटर येलो कलर है ये सेकेंडरी सस्पेंशन का, और इनर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें प्राइमरी में इनर ये ग्रीन कलर है, आउटर ग्रीन कलर है और इनर येलो कलर है, ये तो पता चल रहा है। इसमें भी देखिए आउटर ग्रीन कलर है और इनर जो है येलो कलर है, तो आप बता सकते हैं। चलिए, इन D2 शेड्यूल द स्प्रिंग शुड बी चेक फॉर पेंट एंड डैमेज नोटिस टू बी अटेंडेड। मतलब इसको स्प्रिंग का जो पेंट है इसको चेक करना है,
डैमेज, ये सब D2 में करना है। SS2 में स्प्रिंग शुड बी टेस्टेड फोर्स डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब लोड का परीक्षण करके इसको जो है ये SS2 में इसको ये चेक करना किया जाना है। चलिए हम फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग से हम लोग आ गए हैं एयर स्प्रिंग में, ठीक है। एयर स्प्रिंग देखते हैं। एयर स्प्रिंग एंड फीबा है, ठीक है। फीबा का भी हम लोग एयर स्प्रिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन पहले हम लोग एयर स्प्रिंग देखेंगे, उसके बाद फीबा देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एयर स्प्रिंग देखते हैं। एयर स्प्रिंग इन LHB coaches is a suspension system which help in maintaining a smooth ride for passenger. Before air spring, flexi coil spring were used in old LHB coaches which were not as good as LHB equipped with the spring. मतलब LHB कोच में जो एयर स्प्रिंग सस्पेंशन का जो सिस्टम है वो पैसेंजर के लिए जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक बनाने के लिए ये इसमें हेल्प करता है। एयर स्प्रिंग से पहले LHB के जो पुराने वाले कोच थे उसमें फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता, वो उतना अच्छा नहीं था। यदि उतना अच्छा होता तो एयर स्प्रिंग नहीं आता, ठीक है। एक चीज़ अच्छा नहीं होता है तो उसको पूरा करने के लिए फिर दूसरा चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है या आविष्कार किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है लाइन, यूज ऑफ कोयल स्प्रिंग कॉज ऑफ बॉलिस्टर स्प्रिंग टू बिकम रिजिड ड्यू टू एक्सेसिव क्रश लोड in a rural area which leads to the coil spring getting damaged, broken, causing inconvenience to passengers। मतलब जो coil spring के प्रयोग जो ग्रामीण क्षेत्र जो होता था रूरल एरिया में, वो लोड ज़्यादा भरने से स्प्रिंग ठोस हो जाता था जिससे coil spring क्षतिग्रस्त हो जाते थे और टूट जाते थे, यात्रियों को असुविधा होती थी, इसलिए ये स्प्रिंग लाया गया। ये है एयर स्प्रिंग, ये है एयर बिलो, 60 लीटर का होता है। ये इसका टॉप प्लेट है, ऊपर जो रेड कलर ये दिख रहा है ये टॉप प्लेट है, ये बेस प्लेट है, ठीक है। ये रबर बिलो है, ठीक है। इसमें एक इमरजेंसी स्प्रिंग भी होता है, ये देखिए इसमें इमरजेंसी स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए हमने स्प्रिंग को भी काट दिया तो ये इसका स्पाइगोट कहलाता है, इसका ये ओ रिंग कहलाता है, ये इसका टॉप प्लेट कहलाता है और ये लो फ्रिक्शन प्लेट कहलाता है, ठीक है। ये इसका जो हाइट है, इंस्टॉलेशन लीवर से इसका जो हाइट है 294 + 0 - 5, ठीक है। ये RDSO का है, लेकिन RCF इसको मानती है 292 + 0 - 5। आप ऑप्शन के अनुसार अपना उत्तर वहाँ देख लीजिएगा। ये एयर बिलो है, ठीक है। ये इमरजेंसी स्प्रिंग है, यदि ये बर्स्ट हो जाए, फट जाए तो ये इमरजेंसी स्प्रिंग उस समय काम आता है। ये माउंटिंग होल है, इसको लगाने के लिए, इसको माउंट करने के लिए होल है, इसमें नट बोल्ट से इसको टाइट किया जाता है। ये वाला बॉटम प्लेट है ये वाला पूरा, ठीक है। एयर बिलो आपने देख ही लिया। एयर बिलो में 60 लीटर कैपेसिटी होता है और 6 kg/cm² का प्रेशर होता है, क्योंकि ये फीड पाइप से चार्ज होता है तो इसका 6 kg/cm² होगा, क्योंकि फीड पाइप का भी प्रेशर वही होता है। इसका हाइट ऐसे मापा जाता है, आप यहाँ देख रहे हैं कैसे लगाया गया है, ऐसे इसका हाइट मापा जाता है। उसके बाद 150 लीटर का एडिशनल रिजर्वायर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो रिजर्वायर इस्तेमाल किया जाता है वो 150 लीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये जो है लेवलिंग वॉल्व है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये लेवलिंग वॉल्व यहाँ लिखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लीवर है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लीवर ये वाला, और ये वर्टिकल लीवर ये वाला है, ठीक है। अब इसमें क्लियर आपको दिखाई देगा। ये लेवलिंग वॉल्व है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लीवर है, ये वर्टिकल लीवर है, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा पाइप का कनेक्शन पता चलेगा, ठीक है। पाइप का कनेक्शन इसमें पता चलेगा। देखिए फीड पाइप ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो फीड पाइप से देखिए ये आया, ये फीड पाइप आया, ये दोनों ब्रेक पाइप फीड पाइप उधर गया और फीड पाइप इसमें एक आया कहीं ये जॉइंट से, इसके जॉइंट से आया, ये आके ये बन गया टी जॉइंट, ठीक है। टी जॉइंट से एक इधर गया लेवलिंग वॉल्व में, लेवलिंग वॉल्व से फिर एक गया इसमें एयर बिलो में, ठीक है। सेम उस तरह के ये भी प्रक्रिया होता है। ये इसका वायर पाइप का जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से, अब यहाँ भी देख सकते हैं इसका जो पाइप कनेक्शन है। आपने देखा लेवलिंग वॉल्व में आया और लेवलिंग वॉल्व से एयर बिलो में गया। यहाँ देखिए लेवलिंग वॉल्व में आया और लेवलिंग वॉल्व से फिर इसको एयर बिलो में गया। ये इसका
पाइप का कनेक्शन है। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे सबका। लेवलिंग वॉल्व क्या करता है? द फंक्शन ऑफ लेवलिंग वॉल्व इन एयर स्प्रिंग LHV इज टू इंक्रीज द एंड या और डिक्रीज द एयर प्रेशर इन द एयर स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ कोच। जैसे ये एयर बिलो है और ये एयर बिलो है, ठीक है। तो जब गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र या कहीं भी जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो पहले तो ये कम इसका रहेगा ये, ठीक है, इसका जो प्रेशर रहेगा पहले तो ज़्यादा रहेगा। जैसे ही पैसेंजर लोग चढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा पिचकेगा, ठीक है, ये थोड़ा कम फुला हुआ हो जाएगा। पहले ज़्यादा फुला हुआ था, अब लोड के कारण कम फुला हुआ हो जाएगा। तो जो बॉलिस्टर होता है, तो बॉलिस्टर के जो बीम होता है उसी में ये हॉरिजॉन्टल लीवर लेवलिंग वॉल्व लगाया जाता है, और लेवलिंग वॉल्व में हॉरिजॉन्टल लीवर लगाया जाता है, और उसमें लगाया जाता है इंस्टॉलेशन लीवर। तो क्या होगा, जब डाउन होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ आ जाएगा। अब तो यहाँ आ जाएगा, तो ये इसको इसमें सेंसर लगा हुआ रहता है, पोर्ट लगा हुआ रहता है, वो उसको सेंस कर लेता है कि अब इसका प्रेशर, इसका हम आपको दिखाते हैं। इसका देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो है ये एक मिनट, ये जैसे ही डाउन होगा, ये वाला जैसे ये वाला जैसे ही डाउन होगा, ये इधर डाउन होगा, तो ये इसको सेंस करेगा और क्या करेगा, इसमें और हवा फीड पाइप से और हवा इसमें डालेगा। इसका जो MR रहता है, जो एक्स्ट्रा 150 लीटर का जो MR होता है मेन रिजर्वायर, उसमें आएगा फीड पाइप से हवा, और उसका हवा MR का हवा इसमें आएगा, और फिर ये क्या होगा, फूल जाएगा। लेकिन जैसे ही लोड कम होगा, ठीक है, तो ये एयर बिलो फूलेगा और ये हॉरिजॉन्टल लीवर धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा तो फिर इसको क्या करेगा, ये इसमें आपस में इसको ये देखिए यहाँ कसा हुआ है, ठीक है। एक तरह से समझिए कि नट है, उसको खोलेंगे तो हवा निकलेगा, और क्लोज करेंगे तो हवा रुक जाएगा, और वहाँ से MR से हवा आएगा। तो इस तरह से सिस्टम लगाए गए हैं। तो इसका फ़ायदा है, हाँ, यहाँ आपको क्लियर पता चलेगा। देखिए देखिए, ये पकड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लीवर, ये डाउन में है, तो ये नीचे डाउन, ये नीचे जाएगा, तो ये तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ ये वाला भाग इसका डाउन होगा। तो क्या होगा, यहाँ से खुलने के जैसा होगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ टाइट करने जैसा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम इसमें लगाया गया है, आपको चित्र में दिखा के पूरी तरह समझाया भी गया है। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रेशर एयर बिलो फूला हुआ कम हो जाता है, तो ये MR से और हवा लेता है। लेकिन जब फूला पैसेंजर उतरेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहेगा, तो ये बाकी जो एक्स्ट्रा हवा है वो एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट के माध्यम से हवा निकाल देता है, ठीक है। पाइप कनेक्शन भी उसी प्रकार से किया जाता है। तो लेवलिंग वॉल्व का काम क्या है, एयर स्प्रिंग में LHV के लेवलिंग वॉल्व का कार्य है भार के अनुसार एयर स्प्रिंग में वायु दबाव को कम या ज़्यादा करना। फिर ये क्या करता है, द लेवलिंग वॉल्व इज फिटेड विथ टॉप ऑफ बोगी बॉलिस्टर, बोगी बॉलिस्टर के टॉप, ठीक है, पर फिट किया जाता है, डिज़ाइन टू मूव अप डाउन विद द बॉलिस्टर। बॉलिस्टर के साथ इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि अप या डाउन होगा, ऊपर या नीचे जाएगा। यही लिखा हुआ है, लेवलिंग वॉल्व बॉलिस्टर के टॉप पे फिट किया जाता है, और इसे बॉलिस्टर के साथ ऊपर और नीचे जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज़ डिज़ाइन टू नॉर्मल हाइट व्हेन द एक्चुअल बफर हाइट इज़ इक्वल टू द रिक्वायर्ड बफर हाइट। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो एक्चुअल बफर, इसे सामान्य ऊंचाई के साथ डिजाइन किया गया है, जब वास्तविक बफर ऊंचाई आवश्यक बफर ऊंचाई के बराबर स्थिर हो। नॉर्मल कंडीशन में वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द लेवलिंग वॉल्व कनेक्ट टू द मेन रिजर्वायर टू द एयर स्प्रिंग टू एडमिट मोर एयर इनटू द एयर स्प्रिंग ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन पेलोड। लेवलिंग वॉल्व जो है मेन रिजर्वायर के स्प्रिंग को जोड़ता है ताकि पेलोड में असामान्य वृद्धि के कारण एयर स्प्रिंग में अधिक हवा प्रवेश कराया जा सके, ठीक है। और जब हवा ज़्यादा हो जाए तो उसको एग्जॉस्ट में निकाला भी जा सके। इट इज़ ऑल्सो कनेक्ट द एयर स्प्रिंग टू एग्जॉस्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टू रिलीज एक्सिस एयर फ्रॉम द एयर स्प्रिंग ड्यू टू रिडक्शन इन पे लोड आफ्टर पैसेंजर डिसएम्बार्क फ्रॉम द कोच। मतलब
जो एक्स्ट्रा हवा हो जाएगा तो एयर स्प्रिंग से अतिरिक्त हवा जो है एग्जॉस्ट में ये निकालेगा। ये आपका चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये नॉर्मल कंडीशन है। देखिए इसमें नॉर्मल हॉरिजेंटल लेवल एकदम सीधा है, इसमें कुछ नहीं होगा। ये एयर बिलो है और ये बोगी फ्रेम है, ठीक है, ये बोगी फ्रेम है और ये बॉलिस्टर है, ये बॉलिस्टर है, ये बोगी फ्रेम है। ये जो हॉरिजेंटल लीवर जो होता है वो बोगी फ्रेम में, बोगी फ्रेम से ये जो इंस्टॉलेशन लीवर जो होता है बोगी फ्रेम से हॉरिजेंटल लीवर तक इसको लगाया जाता है। उसके बाद चार्जिंग कंडीशन में, ठीक है, चार्जिंग कंडीशन देखते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लीवर है वो नीचे की तरफ हो गया, तब हवा थोड़ा कम हो गया तो कहाँ से हवा लेगा? ये 150 लीटर का जो मेन रिजर्वायर था वहाँ से हवा लेगा। ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या है? ये एग्जॉस्ट में हवा निकालेगा एक्सटर्नल लोड के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं इंस्टॉलेशन लीवर का क्या काम है। यही इंस्टॉलेशन लीवर है ये वाला, और ये हॉरिजेंटल लीवर है। इंस्टॉलेशन लीवर का काम है, इट इज़ ए फिटेड बिटवीन द लेवलिंग बॉल एंड बॉटम ऑफ द बोगी फ्रेम। बोगी फ्रेम के सबसे निचले भाग में तो फिट नहीं किया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको यही लिखना है कि कहाँ फिट किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि इसको जो फिट किया जाता है बिटवीन लेवलिंग बॉल एंड बॉटम ऑफ द बोगी फ्रेम, लेवलिंग बॉल और बोगी फ्रेम के बॉटम में इसको फिट किया जाता है। द फंक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन लीवर इज़ टू ऑपरेट द लेवलिंग बॉल ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली इसको करता है। मूविंग द हैंडल ऑफ लेवलिंग बॉल अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द लोड कंडीशन, लोड कंडीशन के अनुसार इसका हैंडल मूविंग करेगा अप और डाउन। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द लेवलिंग बॉल अलाउज द कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, इनटू इंटर द एयर स्प्रिंग और रिलीज द एयर फ्रॉम एयर स्प्रिंग थ्रू द लेवलिंग बॉल इन प्रोपोर्शनल टू पे लोड ऑफ ईच कोच। लोड के अनुसार ये क्या करता है, वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ ले सकते हैं। अब देखिए डुप्लेक्स बॉल, एक डुप्लेक्स बॉल भी होता है। डुप्लेक्स बॉल दोनों एयर बिलो के बीचों बीच लगाया जाता है और उसमें दो ये होते हैं, डबल चेक बॉल भी उसको कहा जाता है। इट शुड बी चेक बॉल फिटेड बिटवीन एयर स्प्रिंग ऑफ सेम बोगी, ठीक है। यह एक ही बोगी में दो स्प्रिंग के बीच लगा एक डबल चेक वॉल्व है। इट इज डबल चेक वॉल्व फिटेड बिटवीन टू एयर स्प्रिंग ऑफ सेम बोगी। इट इज ऑपरेट विथ ए प्रेशर डिफरेंशियल ऑफ 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दो एयर बिलो है और ये पाइप कनेक्शन आपस में होता है, ठीक है। यहाँ डुप्लेक्स चेक वॉल्व लगाया जाता है। इसका काम क्या है कि जैसे ही इसका प्रेशर और इसके प्रेशर में, दो एयर बिलो के प्रेशर में डिफरेंस 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये दोनों को आपस में जोड़ देता है। और उसमें क्या होता है, इसमें यदि ज़्यादा प्रेशर है तो इसमें आना शुरू हो जाएगा और इसमें यदि ज़्यादा प्रेशर है तो इसमें आना होगा। तो क्या होता है कि कोच जो है टिल्ट नहीं होता है, मतलब टेढ़ा नहीं होता है, टैपर नहीं होता है और एक्सीडेंट की संभावना नहीं होती है, इसलिए इसको लगाया गया है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू चेक वॉल्व्स side by side which are arranged in such a way that whenever the air pressure differences exceed the predetermined value of 155 kg per centimeter square, the air flow in any of two directions, मतलब दोनों डायरेक्शन में एयर फ्लो हो जाएगा। चलिए, whenever the air spring burst on the one side, यदि एक साइड का स्प्रिंग फट जाता है, ठीक है, valve ensure that there is no serious टिल्टिंग और ट्विस्टिंग ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द कोच, मतलब गाड़ी चल रही है तो उस कंडीशन में ट्विस्टिंग या टिल्टिंग नहीं होगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। क्या करेगा, फट गया है तो पहले तो फट गया है तो इमरजेंसी स्प्रिंग पर वो आ जाएगा, लेकिन जितना हवा हो सके दोनों को बराबर करेगा तो कुछ फूला हुआ रहेगा जिसके वजह से किसी तरह का एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहती है। इफ़ द प्रेशर बिटवीन टू स्प्रिंग विद इन 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या बार भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको बार भी हो जाएगा, तो ये कुछ काम नहीं करेगा इसी कंडीशन में। जब है ही नहीं, प्रेशर डिफरेंस जो है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। अब इसके कुछ कैपेसिटी भी दिए गए हैं स्प्रिंग के, जो कि आपको जानना है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी बताए गए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, पूरा PDF इंपॉर्टेंट है। 180 केन का एक होता है जो कि ईमू डेमो में लगाया जाता है या ICF बोगी में लगाया जाता है, ये LHV में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये कैपेसिटी होता है एयर स्प्रिंग का, ये ग्रे कलर का होता है इसमें, इसलिए हमने ग्रे कलर से ये लिखा भी है।
160 केएन का जो कैपेसिटी का होता है एक एयर स्प्रिंग, वो हाई कैपेसिटी एलएचवी कोचेज, यानी कि जो एसी से चलने वाले कोचेज हैं जैसे उस तरह के कोचेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है 160 केएन का। ये स्काई ब्लू का होता है। 140 केएन का जो है, जो मेन लाइन पर एलएचवी या आईसीएफ कोच जो चलते हैं राजधानी कोचेज में जो है, उसमें 140 केएन का लगाया जाता है, वो रेड कलर का होता है। और 120 केएन पर जो कैपेसिटी है वो मेन लाइन राजधानी एलएचवी कोचेज में लगाया जाता है। ये भी लाइट ग्रीन का ये होता है, और ये भी मेन लाइन राजधानी एलएचवी कोचेज में लगाया जाता है, आईसीएफ में नहीं। ये वाला दोनों में लगाया जाता है, ठीक है। अब तो ये आ गया ऑब्जेक्टिव, अभी बहुत सारा इसमें करना है, तो ठीक है। अभी अगला जो हम लोग बनाएंगे इसमें और ऐड करेंगे, फिर हमेशा ऐडिंग का काम चलता रहता है। इसमें फीबा से संबंधित अगला इसमें ऐड किया जाएगा। उसके बाद हो गया कंट्रोल आर्म हो गया, इसमें जो लगे जाते हैं पैकिंग, उसके बारे में हो जाएगा। फिर उसके और भी कई उपकरण हैं जिसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। पूरी तरह से इस तरह से स्टडी करना है कि हमारे जो हमसे जो भी जुड़ा हुआ यहाँ लोग हैं वो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे रिजल्ट लाते हैं। इसका कारण है कि बहुत ही डीपली उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों का रिजल्ट हो। अभी तुरंत फ़ोन भी आया था इधर बीकानेर से, अभी मेरा रिजल्ट हो गया है सर, तो उसको भी हम लोग जैसे ही मैसेज आएगा उसका स्टेटस भी डालेंगे। हर डिवीज़न, हर वर्कशॉप, इंडिया के कोने कोने के डिवीज़न में, वर्कशॉप में, प्रोडक्शन यूनिट से हमारे यहाँ से रिजल्ट निकाले जाते हैं जेई के। अब तो AWM के भी बहुत सारे रिजल्ट हो गए हैं। अभी यहाँ बेंगलुरु डिवीज़न में भी एक रिजल्ट आया है, कल ही मैसेज आया था, उसका भी स्टेटस लगाना है। इतने रिजल्ट आते हैं कि स्टेटस लगाने का भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि 24 घंटे बाद ही दूसरा स्टेटस लगेगा। तो नए लोग यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, इस पर आप मैसेज करिएगा, ठीक है, कि हमको ज्वाइन होना है। ज्वाइनिंग फ़ी है 3000, जिसमें आपको टोटल मटेरियल दिया जाएगा 3000, ठीक है, टोटल मटेरियल दिया जाएगा। यदि आप कैरेज वर्कशॉप से हैं तो सिर्फ कैरेज रिलेटेड ही मटेरियल आपको दिया जाएगा, कैरेज वर्कशॉप रिलेटेड मटेरियल दिया जाएगा। यदि वैगन वर्कशॉप में काम करते हैं तो सिर्फ वैगन वर्कशॉप से रिलेटेड मटेरियल दिया जाएगा। यदि CNW ओपन लाइन में है तो CNW ओपन लाइन से रिलेटेड मटेरियल दिया जाएगा। यदि आप वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो उसी का संबंधित मटेरियल दिया जाएगा, ओनली वेलफेयर इंस्पेक्टर रिलेटेड। APO की भी तैयारी करते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। AWAME की तैयारी करते हैं तो आपको ओनली AWAME की से रिलेटेड मटेरियल दिया जाएगा, और जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उसी से रिलेटेड 10 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिया जाएगा। वैगन वर्कशॉप में है तो वैगन वर्कशॉप का ही 10 सेट दिया जाएगा स्टार्टिंग में, ज्वाइनिंग में, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज में चलता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक अलग से व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन के लिए। यहाँ से एक रोल नंबर भी दिया जाएगा जो कि टेस्ट सीरीज में आपका काम आएगा। टेस्ट सीरीज भी आप भाग ले सकते हैं। टेस्ट भी उसी अंदाज में होता है जैसा कंडक्ट मैं करता हूँ और हमारी टीम जो करती है वो कोई ऐसा नहीं करता है। बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है। कैरेज वर्कशॉप का अलग होता है, वैगन वर्कशॉप का अलग होता है, CNW का अलग होता है, वेलफेयर इंस्पेक्टर का अलग होता है, AWME का अलग होता है। तो इन सब टेस्ट में भी आप भाग ले सकते हैं। जिस पर्पज़ से आप जुड़ेंगे उसका टेस्ट देंगे तो बहुत ही कम फी। अभी मार्च से इसका 200 रुपये महीना होगा टेस्ट का, अभी 150 रुपये महीना है। तो 150 रुपये महीने टेस्ट सीरीज का चार्ज है। एक महीने में जितने संडे होंगे सारे संडे के टेस्ट आप दे सकते हैं। फी मंथली देना है, एक महीने में 150 रुपया, जितना संडे होगा। अभी इस महीने में 5 संडे था, ये दिसंबर, अभी वीडियो कब देखेंगे लोग पता नहीं। अभी ये दिसंबर 2024 चल रहा है, तो इस महीने में 5 संडे था तो 5 टेस्ट हुआ। अगले महीने में 4 संडे होगा, जनवरी 2025 में, तो 4 टेस्ट होगा। तो फी मंथली है, टेस्ट वीकली है। किसी तरह के क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ से समाधान हो जाएगा। उसके बाद टोटल मटेरियल आपको दिया ही जाएगा। वीडियो लिंक दिए जाएंगे रिकॉर्डेड क्लास के, वो भी दिए जाएंगे। पूरी तरह से आपके ऊपर मेहनत करके आपको रिजल्ट लाने के लिए काबिल बनाया जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसको ऑब्जर्व करते हैं, कितना मेरे साथ चल के मेहनत करते हैं, और कितना आप हमको जो है हम में से एनर्जी, ज्ञान कितना आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए, फिर हम किसी वीडियो में अगली बार ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो ये एयर स्प्रिंग का जो बनाया गया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना दिए गए हैं, जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। अपना रोल नंबर यदि आपको नहीं मिला है तो बहुत लोगों को दिया भी गया है, जो मांगते हैं। नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा रोल नंबर लिख के।
और जो स्टोर है, स्टोर के मटेरियल को भी अपडेट किया गया है, नया वाला स्टोर मटेरियल आप ज़रूर ले लीजिए। उसके बाद जो लोकोमोटिव है, डीजल लोकोमोटिव, उसके मटेरियल को भी अपडेट किया गया है, नया वाला नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा और पुराने वाले को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर उसमें ऐड किए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।